हाय दोस्तों, मैं एम के सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेगमेंट में आपसे मैं बात करने आया हूं कंपोजिशन के सेक्शन का, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्लोज टेस्ट। गौर फरमाए ऐसी चीजों पर। आप क्लोज का स्पेलिंग जानते हो CLOSE, लेकिन यहां लिखा जाता है CLOZE। आप समझो इस टर्मिनोलॉजी को, इसका क्या अर्थ होता है। CLOSE क्लोज मतलब क्या होता है आप जानते हो। क्लोज मतलब करीब होता है, क्लोज मतलब बंद होता है, क्लोज मतलब समाप्त होता है, जिसका स्पेलिंग CLOSE बोलते हैं। लेकिन इस क्लोज का अर्थ क्या होता है CLOZE। इसके अर्थ ये होते हैं कि अमूमन एक पैसेज दिए जाते हैं जिनमें ब्लैंक स्पेस होता है और उस स्पेस में आपको खाली जगह से उसे बंद करना है, जो जिसके आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी ऑप्शंस दिए जाएंगे। और एक ब्लैंक स्पेस के लिए लगभग आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस 5 में से कोई एक आंसर होता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ग्लोसरी ऑफ अपोजिट वर्ड्स जब मैं बता रहा था तो वहां पर आपने शब्दों का खेल मैंने आपको बताया था। उन खेलों को आप समझें और इन चीजों को अपने दिमाग में आने दें और तब आप अटेम्प्ट लेंगे। एक स्टोरी दी रहती है, तो क्लोज टेस्ट का कहानी क्या है, जो स्टोरी दी रहती है, स्टोरी किन किन क्षेत्रों से लिया जा सकता है आप इसे समझो। ले जाने का क्षेत्र होता है जैसे इकोनॉमी का क्षेत्र है, पॉलिटी का क्षेत्र है, हिस्ट्री का क्षेत्र है, सोशल सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, ज्योग्राफी का क्षेत्र है, साइंस का क्षेत्र है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप जो पैसेज आपको दिए जाते हैं आप उसको थॉरली पढ़ें, स्टडी करें, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ें। इस वजह से पढ़ें, इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर जो पैसेज है किस क्षेत्र से लिया गया है, यानी इकोनॉमी के क्षेत्र से संबंधित है, रिलेटेड है, या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर साइंस से रिलेटेड है। और अगर इन चीजों को आपने पैसेज को पढ़कर गेन कर लिया, इससे इसके फायदे ये होते हैं कि आपको आगे शब्द का सिलेक्शन करने में सहूलियत होगी, परेशानी नहीं होगी। और सब क्षेत्र में अपने अपने पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, तो उन शब्दों के प्रचलन के बारे में आप पकड़ पाएंगे। हमारी बोलचाल की भाषा होती है, बहुत तरीके की भाषा होती है, मुआ बोलते हैं। और वर्नाकुलर लैंग्वेज और कंपटीशन में जो आते हैं वो होते हैं एनालिटिकल लैंग्वेज। तो उसके अनुसार आप शब्द का सिलेक्शन सही और उचित करें। और यहाँ अगर आप चूक करेंगे तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। इन चीजों पर पूरा फोकस्ड रखें, अपने आप को दिमागी तौर पर बिल्कुल कंसंट्रेट रखें। और सबसे पहले पैसेज को 1 बार 2 बार पढ़कर उसके मीनिंग, उसके आशय नहीं, उसके क्षेत्र को पहचानने की कोशिश करें। और उस क्षेत्र में प्रयोग होने वाले वर्ड्स, शब्दों के प्रचलन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, कुछ तो ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो 5 में से 3 सिनोनिम्स होते हैं, आपस में समानार्थी होते हैं। तो वहां पर अगर शब्द विभेद का ज्ञान आपको है तब आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए आज के इस सेगमेंट में चलते हैं क्लोज टेस्ट की ओर और हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक पैसेज आ रहा है जिसे आप गौर से सुने और समझें। लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस in the past 50 years, large areas all over the world have become deserts. क्या कहा गया? According to the United Nations, United Nations के अनुसार पिछले 50 वर्षों में जो दुनिया के ढेर सारे क्षेत्र हैं वो मरुस्थली होते जा रहे हैं। पहले तो इस थीम को आप पकड़ो कि अगर दुनिया के सारे क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील होते चले जा रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, यानी पैसेज का थीम क्या है, क्या कहना। तो अगर हमारे मिट्टी मरुस्थलीय हो जाएंगे, बलुई हो जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा आम जन पर। तो सबसे पहले उससे खेती प्रभावित होगी। यानी पढ़ने से ही लगता है, दिखने से ही लगता है कि ये जो चीजें हैं ये खेती से संबंधित चीजें हैं। और इसके बाद अब आगे क्या कहा जा रहा है कि वन रीजन इज वी एज्यूम दैट नेचुरल वेल्थ as trees, wind, water and soil
नो वैल्यू बिकॉज दे आर फ्री। ऐसा कहा गया है कि इसके एक कारण है। इसके क्या कारण है कि हमारी मानसिकता और पर्यावरण के बारे में हमें समझाया जा रहा है। हमारी मानसिकता क्या होती है, इसके कारण क्या है कि दुनिया के ढेर सारे क्षेत्र मरुस्थलीय होते जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, तो इसका एक कारण बताया गया है कि इसका एक कारण है कि हम ऐसा समझ बैठते हैं, हम ऐसा सोच एज्यूम मतलब समझना, अपने दिमाग में बैठाना, अनुमान करना भी होता है। हम ऐसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो जैसे पेड़ हैं, पेड़ पौधे, हवा, पानी और मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, जो हमें मुफ्त में प्राप्त होते हैं। इसकी वजह से हम लोग ऐसे चीजों पर अटेंशन नहीं दे पाते कि इनकी महत्ता हमारे जीवन में क्या है। क्योंकि अगर मरुस्थलीय इलाके बनेंगे तो खेती के योग्य जो भूमि होगी वो नष्ट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि लोगों में फूड की स्कार्सिटी बढ़ेगी और ये दूसरी आपदा भी ला सकती है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बताया गया कि एक कारण ये है कि हमारी समझ में ये आता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो इन चीजों पर ऐसा अनुमान लगाते हैं, ऐसा सोचते हैं, उनका मानना होता है कि ये जो हमारे पेड़ पौधे, हवा, पानी, मिट्टी, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारे हमें मुफ्त में प्राप्त होते हैं, अतः उन पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। उसके बाद आगे क्या कहता है, वी ऑल्सो दैट दीज रिसोर्सेज हेल्प कंट्रीज क्रिएट वेल्थ। यानी ये कहा जा रहा है कि हम लोगों के दिमाग में इस तरह के सोच की वजह से ऐसी भी अवधारणा बन गई है कि जो भी ये जो संसाधन है हमारे, ये सारे संसाधन, ऐसा भी होता है कि इन संसाधनों से बहुत सारे देश तरक्की भी करते हैं। जिन देशों में इस तरह के संसाधन उन्नत होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन उन्नत होते हैं, वह देश खुशहाल भी होता है। उनके नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त उनको आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इन मुद्दों को भी अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं, जहन से निकाल दे पा रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें फ्री में मिलती हैं, और यही संसाधन ऐसे हैं, ये नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिसके वजह से किसी देश में खुशहाली आती है। आगे कहता है, मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका, अफ्रीका के ढेर सारे देशों में प्रोग्राम्स हैव बीन टू रिस्टोर लैक्स एंड रिवर्स। अफ्रीका में ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इन प्राकृतिक संसाधनों को सुधार के लिए, और उसमें क्या किया गया है, तो उसको जिसमें कहा गया कि झीलों को और नदियों को आप रिस्टोर करो, स्थापित करो, बनाए रखो, बहाल बनाए, जैसा था पहले की स्थिति में उसी तरह की उसकी स्थिति होनी चाहिए, ताकि मिट्टी को पर्याप्त पानी मिल सके समय पर और मिट्टी उपजाऊ बना रहे। अब आगे क्या कहता है, दिस हैज डैश फार्मर्स एंड प्रोवाइडेड जॉब्स टू हंड्रेड्स ऑफ, और ये संसाधन बहुत सारे किसानों को बेनिफिट भी देते हैं, यानी सुविधा देते हैं, फायदा देते हैं, और सब दूसरे देशों में भी इससे क्या होता है कि जॉब क्रिएट होता है। We must realize that soil is the of our food and has a higher value gold. We must realize, हमें बिल्कुल इस चीज का एहसास होना चाहिए, हम इस चीज को अपने अंदर महसूस करें। क्या महसूस करें, किसके बारे में महसूस करें, इन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम जरूर ये महसूस करें, हमें ये करना चाहिए, हमारा दायित्व होता है। क्या कि मिट्टी जो है वो हमारे खाने के भोज्य पदार्थ के जड़ हैं, वहां से हमें भोजन मिलती है। दुनिया में देश कोई भी हो, उपज तो मिट्टी में ही होती है। अगर उस मिट्टी के बारे में आप ध्यान दें कि हमारा मिट्टी मरुस्थलीय होते जा रहा है, बलुई होते जा रहा है, तो वैसा ना हो, उपजाऊ बना रहे, इसके लिए उन मिट्टी के बारे में सोचा जाना चाहिए। और आप हमेशा इन चीजों को ऐसा एहसास कीजिए कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनकी वैल्यू सोना से भी बढ़कर होता है, ये ऐसा एहसास कीजिए। इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, मैंने ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा एहसास कर लेते हैं, तो होता क्या है कि वी विल हैव अ रिच
डैश। इससे क्या होगा कि हमारा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र होगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा राष्ट्र बनेगा और हमारे देश में समृद्धि होगी। और नीचे लिखता है इट विल नॉट बी इजी, यह आसान नहीं होगा। कहना आसान है लेकिन ये करना आसान नहीं होगा। क्या? बट लेकिन वी हैव टू चेंज द वे, लेकिन हम लोगों को अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के हेतु हमें ये एहसास करनी होगी, हमें ये मानना पड़ेगा। और ये कहना आसान है लेकिन होता मुश्किल है, लेकिन हर जगह ऐसी चीजें होनी चाहिए और हमें अपने पर्यावरण के का भी ख्याल रखना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये मोटा मोटी इस पैसेज का थीम है। यानी कहने का थीम ये था कि यूनाइटेड नेशन ने जो कभी सर्वे करवाया उसमें ये फाइंड हुआ कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लैंड हैं, उपजाऊ जमीन हैं, लेकिन वो मरुस्थल के तौर पर विकसित हो रहे हैं, यानी मरुस्थल में तब्दील हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है, इसी थीम को दिमाग में आगे रखना और इसी के अनुसार इससे साफ स्पष्ट है कि पैसेज हमारा ज्योग्राफी की ओर इशारा करता है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जहां पर्यावरण की बातें हो रही हैं, जहां वाटर की बातें हो रही हैं, जहां ट्रीज की बातें हो रही हैं, जहां सॉइल की बातें हो रही हैं, ये संरक्षण इसके जितने भी होते हैं ये सारे के सारे ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। अतः अब जो हम खाली जगह में आंसर को पुट करेंगे तो हमारा ब्रेन वहां पर काम करना चाहिए कि ज्योग्राफी से संबंधित कौन से शब्द हैं वो अप्रोप्रिएट होंगे। यही पकड़ना इसकी कला होती है, यही क्लोज टेस्ट की ट्रिक होती है, जिसको हमें समझना चाहिए पैसेज को पढ़कर कि पैसेज किस ओर यानी किस क्षेत्र से लिया गया है, ये फाइंड कर लेना। और अगर आप इसको फाइंड कर लेते हैं तो डेफिनेटली है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने या बनाने में भी, शब्द का सिलेक्शन करने में भी आपको बहुत सहूलियत होगी। चलिए हम अब इसके ऑप्शंस लाते हैं आपके सामने और ऑप्शन की बात की जाती है, क्या लिखा गया और क्या कहा गया है। ऑप्शन की बारी आ रही है। अब चूंकि पैसेज को मैंने सीधा वर्बली पढ़ दिया और पढ़ देने के बाद अब ऑप्शन से इन चीजों पर हम लोग काम करते हैं। आइए, पैसेज ऑलरेडी मेरे हाथ में है, अब मैं आपको बताता हूं। लिखता है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन द पास्ट 50 years लार्ज एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिकम डेजर्ट्स। यूनाइटेड नेशन के अनुसार पिछले 50 वर्षों से दुनिया के ढेर सारे क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील होते जा रहे हैं, मरुस्थली होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब क्या आता है कि वन रीजन इज, इसका एक पहला कारण बताया जा रहा है क्या कि वी एज्यूम दैट, हम ऐसा मान बैठते हैं, हमारी ऐसी मान्यता हो जाती है, हमारी ऐसी अवधारणा हो जाती है क्या कि नेचुरल वेल्थ यानी प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं, डैश एज ट्रीज, विंड, वाटर एंड सॉइल, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आप ऑप्शन पे ये बात करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है वेल्थ विच, वेल्थ सच, वेल्थ ग्रोन, वेल्थ जस्ट, वेल्थ डिस्क्राइब। अब इस पर चर्चा अगर करते हैं तो आप यहां लाए आप खड़ा में देखें कि नियम क्या है। आंसर तो जो होना है एक होगा ही, लेकिन अब सब ऑप्शन पे हम लोग विचार करते हैं। विच क्यों नहीं होगा? तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट आता है ना कि एज, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप पढ़े भी होंगे, कुछ ग्रामर का भी अप्रोच होता है इसमें, सच के साथ एज फॉलो करता है। देखिए सच आया, आगे क्या लिखा हुआ पैसेज में? एज। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ग्राउंड नहीं होगा क्योंकि वाक्य एक्टिव वॉइस में है और ये V3 लिखा हुआ पैसिव, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। जस्ट नहीं होगा क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है और डिस्क्राइब भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब है। अब क्या लेंगे? सच एज, जैसा कि, सच एज जैसा कि क्या? तो ट्रीज, विंड, वाटर एंड सॉइल। ये प्राकृतिक संसाधन, इसके एक रीजन है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं इसमें जैसे पेड़ पौधे, जैसे पानी, जैसे हवा, जैसे मिट्टी, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो जैसा कि ये कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। डैश नो वैल्यू बिकॉज दे आर फ्री। दूसरा मैं ये
डैश नो वैल्यू, नो यानी इनमें से किसी का हम लोग कोई मूल्य नहीं समझ पाए, इन चीजों का मूल्यों का आकलन हम लोग नहीं कर पाते। कि क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये चीजें हमें मुफ्त में मिलते हैं, प्रकृति प्रदत्त होते हैं। इसके वजह से हम लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ये चीजों का इसके बारे में क्या कहा गया? अब यहां ऑप्शन आ गया हमारे पास, इज, प्रोवाइड, हैव, कॉस्ट, गिव। अब क्या होगा? तो यहां पर आंसर को जब करेंगे तो क्या आएगा कि ये बिकॉज दे आर फ्री। हम क्या समझते हैं? ये सारी चीजें फ्री हैं, यानी मुफ्त में मिलते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन हमें मुफ्त में अवेलेबल हो जाते हैं, इसके वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन होगा कि ये सभी हैं, यानी पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सभी हैं। तो हाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब यहां पर आप लिखेंगे इज, तो वहां आगे 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ, वाटर एंड सॉइल, यानी प्लूरल वर्ब, इज नहीं होगा। यहां लिखा हुआ प्रोवाइड, प्लूरल वर्ब, ये देता है। नो वैल्यू, को वैल्यू देता है, वैल्यू देता है, ये एक सेंस है। अतः क्या देता है? प्लूरल वर्ब हैव। अतः सही आंसर क्या हो जाएगा? है। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा है कि वी ऑल्सो डैश दैट, हम ऐसा भी करते हैं, किए हैं, करते हैं। क्या करते हैं? तो वी ऑल्सो क्या? नॉन, जानते हैं। वी ऑल्सो सीन, देखिए V3 है, पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग होता है। वाक्य यहाँ एक्टिव में है, ये दोनों ऑप्शन हमारे होंगे नहीं क्योंकि V3 है। अतः अब हमें एक्टिव सोचना पड़ेगा। तो एक्टिव में हमारे पास क्या है? डिस्कवर, फॉरगेट और वरी। अब इसी 3 में से कोई आंसर होगा, ये दोनों हट गया। इस वजह से हट गया कि ये दोनों का फॉर्म V3 है और पैसिव जो वहां शो कर रहा है वो एक्टिव शो कर रहा है, और पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग होता है, एक्टिव में नहीं। इसके वजह से अब हम 3 पर विचार करेंगे। हम लोगों ने क्या? वी ऑल्सो दैट, हम लोग ये ऐसा, हम लोग ये भी बात क्या, पहले मैंने क्या कहता, हम लोगों के जहन में ये भी बात निकल गया हमारे दिमाग से कि इन संसाधनों की वजह से ही कोई देश संपन्न कहलाता है, संपन्न हो जाता है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, वह देश प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही भरपूर मात्रा में संसाधन होने से काफी समृद्ध हो जाता है। यही सेंस आता। हम लोग इन चीजों को भी क्या किए हैं? खोज लिए हैं, यानी डिस्कवर कर लिए हैं, या इसके बारे में दुखी हो गए हैं, या इसको भूल गए हैं। तो हम लोग ऐसे मानव को भी भूल गया था। आंसर क्या हो जाएगा? फॉरगेट। क्लियर? अब भाई आगे के ऑप्शन में आते हैं। मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका, जब आप क्या कह रहे हैं? ये दुनिया की बात हो रही है। जबकि दुनिया के, अफ्रीका के ढेर सारे देशों में, अफ्रीका महादेश के ढेर सारे देशों में, जबकि, तो जबकि का अंग्रेजी इसमें कौन आएगा? वाइल, सिंस, दे आर, इन। एक ही सेंस, जबकि का सेंस कौन देता है? वाइल। जबकि अफ्रीका के ढेर सारे देशों में ढेर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और उस प्रोग्राम के बारे में आगे क्या कहता है कि प्रोग्राम हैव बीन डैश टू रिस्टोर लेक्स एंड रिवर्स। वहां पर ढेर सारी परियोजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत जहां पर वहां के झीलों को, वहां के नदियों को संरक्षित करने की कार्यक्रम जारी हैं, जो वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? परियोजना गवर्नमेंट बनाती है, वो चलाती है वहां पर। तो परियोजना क्या होगा? रोक दिया गया। परियोजना को क्या क्या लागू किया गया? परियोजना को शुरू किया गया, परियोजना को शुरू किया गया। अब इसको देखना है तो 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर का क्या कहता है? विच हैव बीन मतलब पैसिव, पैसिव का मतलब ये वर्ब है ऑप्शन में, तो V3। तो V3 ये नहीं है, ऑप्शन छट गया। V3 ये नहीं है, ये छट गया। अब V3 ये तीनों है, 3 में से एक आंसर होगा। तो अब आप सोचो, शब्द विभेद करो। यहाँ पर स्टार्टेड, अप्लाइड वर्क, कोई भी परियोजना बनाई जाती हैं तो क्या होता है? लागू की जाती हैं। परियोजनाएं बनती हैं, बनने के समय में ऐसी कोई बात शुरू नहीं होती। गवर्नमेंट परियोजना बनाती हैं और वो परियोजना को लागू करती हैं।
तीन में से लागू करना किसका आंसर, किसका मीनिंग होता है, वर्क का या स्टार्टेड का या अप्लाइड का, तो अप्लाइड का। अतः सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाइड। आगे बढ़ते हैं। दिस हैज डैश फार्मर्स एंड प्रोवाइड जॉब्स टू हंड्रेड्स ऑफ डैश। दिस हैज ऑप्शन आ गया बेनिफिटेड, हेल्पफुल, बर्डन, इंक्रीज, सफर। दिस हैड के बाद आने वाले वर्ब भी थ्री होते हैं। देखिए बच्चे मानते हैं कि ग्रामर का एप्लीकेशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपकी ठोस पकड़ होगी तो आप यहाँ भी अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेंस तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप पकड़ सकते हो कि हैव, आप जानते हो कि हैज के बाद भी थ्री का प्रयोग होता है, और ऑप्शन में भी थ्री एक बेनिफिटेड है और दूसरा सफर्ड है, और उसके बाद कोई भी ऑप्शन हमारा भी थ्री नहीं है। अतः ये तीनों छट जाएंगे, बच गए हमारे पास आंसर क्या, बेनिफिटेड और सर्व्ड। तो किससे सफर्ड होगा, ग्रसित हो गए हैं, या फिर इससे लाभान्वित हुए। इन परियोजनाओं से वहां के लोग लाभान्वित हुए हैं। तो लाभान्वित का अंग्रेजी क्या होता है, बेनिफिटेड। अतः आंसर क्या हो जाएगा, बेनिफिटेड। फिर आगे बढ़ते हैं। हंड्रेड्स ऑफ डैश, हंड्रेड्स ऑफ व्हाट, हंड्रेड्स ऑफ, अफ्रीका के ढेर सारे देशों में ये परियोजना लागू की गई हैं वहां के गवर्नमेंट के द्वारा, और ये अफ्रीका देशों के ढेर सारे देशों में चल रहे हैं। यानी अफ्रीका महादेश के ढेर सारे देशों में चल रहे हैं। वर्कर, कंट्रीज, फैमिली, परिवार में चल रहे हैं, लोगों में चल रहा है, क्या चल रहा है, वहां के नागरिकों में चल रहा है, तो ढेर सारे देशों में चल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रीज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट रियलाइज, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, हमें इस चीज को महसूस करना चाहिए अपने अंदर, क्या, दैट द सॉइल इज द डैश ऑफ आवर फूड एंड, यही रुकते हैं और पहले ऑप्शन पर विचार करते हैं 8वां नंबर। हमें ये महसूस करना चाहिए कि किसी भी देश की जो मिट्टी होती है, खासकर उपजाऊ मिट्टी जो होती है, ये बहुत बड़े संसाधन होते हैं वहां के भोजन के, खाद्य पदार्थों के। यही संसाधन, इसमें क्या आ जाएगा, ये सप्लाई है, आपूर्ति देता है, ये कारण है, ये प्रभाव है, ये रिक्वायरमेंट है, नीड है, आवश्यकता है, या ये संसाधन है। तो मिट्टी किसी भी देश का प्राकृतिक संसाधन होता है, रिसोर्स होता है। क्योंकि ज्योग्राफी का क्षेत्र है, ज्योग्राफी से रिलेटेड पैसेज है, अगर ज्योग्राफी से सुनेंगे आता है रिसोर्स, जिसको बिगनिंग कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आइए 9वां में, अब क्या कहता है, ऑफ आवर फूड एंड हैज अ हायर वैल्यू डैश गोल्ड। और हमें इस बात को एहसास करना चाहिए, अपने अंदर महसूस करनी चाहिए कि ये हमारी जो मिट्टी हैं वो हमारे देश को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती हैं, और उनके बारे में ये भी सोच हमारा ऐसे, जिसको हम भूल चुके हैं क्योंकि फॉरगेट वहां था। तो इन चीजों को अब यहाँ, इन चीजों को आप ऐसा कहो कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऑर्नामेंट, सोना चांदी का ज्यादा वैल्यू है, लेकिन मैं कहता कि नहीं, हमें ऐसे चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि मिट्टी जो है वह सोना से भी बढ़कर है। मिट्टी की जो महत्व है वो सोना से भी बढ़कर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सोना से भी बढ़कर होता है, तो सोना से बढ़कर डैम, एक लाइन, सोना से बढ़कर, आफ्टर के बाद विथ से और ऑफ का क्या आ जाएगा, ही इज बेटर देन हरी, सॉइल इज बेटर देन, बेटर ऑफ, soil is better of gold, soil is better than gold, soil is better from gold, soil is after from gold, soil is with from gold। क्या सही लगता है आपको, पकड़े आप? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आया है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, और कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू का प्रयोग होता है, और ऑप्शन में टू है ही नहीं, लेकिन देन है। अतः आंसर क्या हो जाएगा, देन। अब आगे बढ़ते हैं। इफ वी डू सो, यदि हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा महसूस कर लेते हैं, तो क्या होता है,
कि वी विल हैव अ रिच डैश। इससे क्या होगा, हमारा देश एक कैसा होगा, समृद्ध खेती के लायक बनेगा, खेत बन जाएगा। मिट्टी के संरक्षण के बारे में अगर हम सोचेंगे, वहां के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सोचेंगे, तो वह देश क्या हो जाएगा, वहां खेती अच्छी होने लगेगी। और जब खेती अच्छी होगी तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी लोगों में। अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक में, तो क्या हो जाएगा, खेती का अंग्रेजी क्या होता है, फार्म। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, तो हम उस देश में जहां पर ऐसी चीजें किए जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति ख्याल रखा जा रहा है, संवेदनशील बना जा रहा है, वहां पर खेती अच्छी होगी। इसका एक और उदाहरण है, आप मान सकते हैं कि इन चीजों को देखें कि लगभग आपका इजराइल एक देश है जहां पहाड़ पर भी खेती की जाती है, क्योंकि मिट्टी की कमी है वहां पर। इसके बाद क्यों, तो संरक्षित इस सेंस को लाया गया, वहां के लोग, वहां की सरकार ने इसको महसूस किया। और कैसे हम सर्वाइव करेंगे, खाने पीने की चीजों में आत्मनिर्भरता बढ़े, तो ये चीजें हमें मिट्टी देती है। और मिट्टी के संरक्षण के बारे में हमें हमेशा महसूस करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा भी देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। तो समृद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या किससे, कौन समृद्ध हो जाएगा, तो खेती समृद्ध हो जाएगी, खेत की करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप लिखते हैं इट विल नॉट बी इजी, ये साधारण आसान नहीं होगा। ऐसा कहना आसान हो सकता है लेकिन करना आसान नहीं होगा। बट लेकिन हमें ये समझना चाहिए, वी हैव टू चेंज द वे, हमें अपने तौर तरीकों को बदलनी होगी। मिट्टी, पानी, हवा, इन चीजों के संरक्षण के प्रति जो हमारी सोच है, इन सोच में हमें तब्दीली लानी होगी। और हमें ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर्यावरण अनुकूलन में भी हम रहें, हमारी खेती पर्यावरण अनुकूलन में हो। इस तरह के सेगमेंट को, ढेर सारे सेगमेंट आएंगे इसमें, ढेर सारे हैं, तो इसी तरह से चर्चा करेंगे। कुछ तो और सहज हैं, आप देखेंगे तो आपको, हमें नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। लेकिन जो क्लास में बताया जाता है या वीडियो में मैंने डाला है, ग्लोसरी ऑफ अपोजिट वर्ड्स, इन चीजों को आप पकड़ो। और थोड़ा सा ग्रामर का एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है इसमें, सेंस है तो पकड़ सको। जैसे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पर्टिकुलर एक्टिवली है, पैसिवली है, डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, अगर इनडायरेक्ट में तो वो तब्दीलियां वहां नजर आनी चाहिए। पैसिव से एक्टिव में क्या रिफॉर्म होता है, क्या बदलाव आता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये है टेक्निक इसका। ग्रामर का अप्रोच नहीं है, लेकिन ग्रामर इसको सॉल्व करने के लिए ग्रामर की भी आवश्यकता है, ग्रामेटिकल अप्रोच की आवश्यकता है। इन चीजों पर अगर आप कंट्रोल करते हो तो बेसिक में कभी भी कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि जो बेसिक चैप्टर है जैसे वॉइस, नरेशन, इन चीजों पर आप पकड़ बनाओ, अच्छी समझ में आएगी। कोई भी ये स्टोरी आप बढ़िया से समझ पाओगे, उसमें रेफरेंस आएगा कहीं ना कहीं कुछ और का। तो ये सारी चीजें स्टडी के दौरान धीरे धीरे आप में भी ग्रो करेगी और आप भी इसमें इस सेक्शन में इम्प्रूव करेंगे। मुझे पता है ये सेगमेंट भी आपको शायद अच्छा लग सकता है, और अगर अच्छा लगता है तो मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।